ये है कि यह सरकार अपनी हकीकत भी जान रही है, जनता का मूड भी जान रही है, इससे कुछ भी अछूता नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं कि वो नहीं जान रही है। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है कि "मुँह आँख कतो कुछ नहीं", आँख को बंद कर लीजिए, शुतुरमुर्ग बालू के अंदर अपना सिर गड़ा देता है, बाहर कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो जो चीज़ देखना चाहते हैं, केवल वही देखते हैं, बाकी जो चीज़ उनके काम का नहीं है, वो उसको देखेंगे ही नहीं। और इस पूरी प्रक्रिया को कल के वो के मैं ये बिल पेश करना और उस पर वोटिंग प्रक्रिया को तो मैं तो देख रहा हूँ, ये बिकाऊ सांसदों को विज्ञापन के रूप में मैं इस पूरी प्रक्रिया को देख रहा हूँ, कि इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया सांसदों को कि देखो भैया हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम अपनी कीमत समझ लो, तुम्हारी क्या कीमत है, हमारे पास आओ, हम तुमको कीमत देने के लिए तैयार हैं। और पहला तो इनका ये है कि वो 240 को किस तरीके से 262 पहुंचाएं। सदन में ये स्वयं अपनी पार्टी का पहले तो बहुमत ले और फिर उसके बाद ये आगे अपना तामझाम बैठाएंगे और उसके लिए जाहिर सी बात है कि ये पहले अपने सहयोगियों को ही ये अपना उनको खत्म करेंगे, तोड़ेंगे और पहले अपना बहुमत बनाएंगे और फिर उसके बाद आगे की प्लानिंग करेंगे। और जनता को भी इन्होंने विज्ञापन किया है कि भाई देखो मैं तो तुम्हारे हित की बात सोच रहा हूँ, मैं तुमको 5 किलो अनाज दूंगा, आने आने वाले दिनों में 10 किलो भी अनाज दे सकता हूँ, लेकिन हमको जो हम फालतू ये जो खर्चा हो रहा है उस खर्चे को हम बचाना चाह रहे हैं। और इसके पूरे नरेशन के लिए इनके पास मीडिया है, इनके पास तमाम तरीके के तंत्र हैं, उसको ये इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरीके से छिछोर पना पर उतारू है हमारी ये सरकार, इनका गृहमंत्री अपने सामने बैठ करके हमारे प्रतिपक्ष के नेता के बारे में जिस छिछोरे तरीके से एक बड़े चैनल के ऊपर वो तो वो तथाकथित बड़े चैनल के ऊपर बैठ करके जिस तरीके का बिलो द बेल्ट को हिट करता है, पहले तो उसको खुद शर्म आनी चाहिए कि तुम गृहमंत्री हो, तुम 10 साल से 11 साल से शासन चला रहे हो, तुम्हारे पास कौन सी रिपोर्ट है? तुम उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो? सोरोस को लेकर के सोरेस से अपना क्या समझ, तो ये एक तरीके से इन सारी चीजों से ध्यान भटकाने की बात है। जो सदन में पूरा हंगामा मचा हुआ है, अडानी को लेकर के, मोदी को लेकर के, मोदी के चोरी को लेकर के, और अभी तो जो सबसे बड़ा धमाका होना है कि पीएम केयर फंड की तुम रिपोर्टिंग करोगे कि नहीं करोगे? वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा कहाँ है? वो पैसा किसका है? इस सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए ये लोग इस तरीके के अपने शिगुफे कर रहे हैं। और ऐसी हालत में कल का दिन निश्चित रूप से भारतीय संसदीय इतिहास में बड़े प्रतिष्ठा के साथ लिया जाएगा, बड़ी जिज्ञासा के साथ लिया जाएगा और आने वाले दिनों का ये पूरा का पूरा पोल ये खोलने वाला है। तो हम तो चाहेंगे इन सारे के सारे ऊपर एक ये राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में, आचार्य के रूप में कल की जो प्रक्रिया हुई है इसके पीछे का और आने वाले दिनों में इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम चाहेंगे कि मोहम्मद खालिद साहब इस पर विशेष रूप से रोशनी डालें। मोहम्मद खालिद साहब। जी, जी तिवारी साहब। तिवारी साहब ऐसा है मैं कि ये चीज प्रोफेसर साहब जरा सा एक मेरा सवाल इसी में ऐड करना था। अभी आप जो बात कह रहे थे कि जो उनके घटक दल हैं वो भी इससे पीछे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो 269 वोट इनको मिले हैं, 293 इनके पास गठबंधन का पूरा वोट है, तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा उनके घटक दलों के लोगों ने एब्सेंट किया है, जबकि 20 सांसद भाजपा के ही एब्सेंट हुए। तो घटक दल जो इनके एनडीए के हैं, मैक्सिमम वो इनके साथ खड़े थे। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, थोड़ा सा इस पे जरूर बताएं। धन्यवाद। जी जी, देखिए ऐसा है, जो उनके साथ खड़े दल नजर आए उनमें टीडीपी भी है, उनमें शिवसेना भी है और वाईएसआरसीपी भी है। ये उनके साथ खड़े नजर आए। लेकिन पहले जब अकाली दल, चाहे उनका एक ही सांसद है, वो साथ खड़ा होता था, उसने अगेंस्ट वोट डाली। यानी एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो पिछले दशकों से उनके साथ थी, वो उनके साथ कंप्लीटली टूट चुकी है। ये
एक इम्पोर्टेंट हमारे रीजन के लिए कम से कम ये डेवलपमेंट है। दूसरी चीज जो तिवाड़ी साहब ने बात की, देखिए तिवाड़ी साहब ऐसा है कि जितने भी ये बिल्कुल क्लियर है कि उनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, दोनों सदनों के अंदर 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और जब बिल जेपीसी को चला गया है, जेपीसी में जो बहस होगी, जेपीसी में स्टेक होल्डर्स की सबकी राय ली जाएगी, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं, बल्कि इनपुट्स हर तरह का लेना पड़ेगा। और उस इनपुट में से वो कंट्रडिक्शंस, वो जो विरोधाभास है बिल के अंदर, वो सामने आएगा, जिसको लेकर के कानून पास करवाने की कोशिश की जा रही है। उसमें 2-3 चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, वो उसमें यही है कि एक तो खर्चा कम होगा और दूसरे गवर्नेंस, बहुत ज्यादा नुकसान होता है गवर्नेंस का जब मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। तीसरे वो कहते हैं जी पॉल्यूशन बहुत होता है। चौथे और बाकी छोटे छोटे कई वो तर्क देते हैं। लेकिन वो इस चीज का, रात में मैं किसी चैनल पे था, वहां पर बीजेपी के प्रवक्ता थे, वो सिर्फ ये कहते हैं कि हाँ जी इससे खर्चा कम हो जाएगा, इसका बहुत फायदा, और उनके पास कोई तर्क नहीं है, जो कि पूरी तरह से बेबुनियाद है, इन द सेंस कि अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो क्या आप सारे स्टेटों में इलेक्शन करवाएंगे या लोकसभा का अकेला इलेक्शन करवाएंगे रिमेनिंग पीरियड के लिए? वो कहते हैं जी कि कंटिन्यूटी होगी उस सेशन की, मतलब उस सदन की। फॉर एग्जांपल ये सदन जो चल रहा है, अगर 3 साल बाद सदन भंग हो जाता है किसी कारण से, तो उस पे बाद रिमेनिंग पीरियड के लिए इलेक्शन करवाया जाएगा, लेकिन सदन इसी को माना जाएगा, यानी कि 15वीं लोकसभा ही मानी जाएगी या 16वीं लोकसभा ही मानी जाएगी, रिमेनिंग पीरियड भी इलेक्शन के बाद भी, जो कि एक बहुत ही इलॉजिकल चीज है। हम कहते हैं 15वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा, फिर हम कहेंगे 17/1 में लोकसभा, 17/2 लोकसभा, तो इसका तो मतलब ये हो गया। इसके अलावा उनके पास ये कोई जवाब नहीं है इस चीज का कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है किसी असेंबली में, कट मोशन होता है किसी असेंबली में, तो उसके बाद सरकार पास हो जाता है, सरकार गिरती है, तो आप किस तरह से वो करेंगे? उनके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं है कि ये जो अगर हंग असेंबली या हंग पार्लियामेंट हो जाती है तो उसको किस तरह से निपटा जाएगा? क्या दोबारा इलेक्शन होगा, रिमेनिंग पीरियड के लिए होगा, सारा इलेक्शन दोबारा होगा, कैसे होगा? उनके लिए उनके पास इसका कोई जवाब नहीं। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है कि जो डिफेक्शन के लॉज हैं, डिफेक्शन के लॉज को किस तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा अगर डिफेक्शन द्वारा कोई सरकार गिरती है, जैसे कि ये खेला करते हैं और सरकारें गिराने का काम करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो किस तरह से इलेक्शन जो है वो स्टेट का करवाएंगे या केंद्र का करवाएंगे? सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो यही है कि सारे इलेक्शन को एक ही लड़ी में परोने का काम कैसे किया जाएगा, अलाइनमेंट कैसे की जाएगी, स्पेशली जब आप केंद्र के इलेक्शन को रेफरेंस पॉइंट मान करके चल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि जेपीसी में इन सब का आंकलन होगा और जेपीसी में जो है बाल की खाल उधेड़ी जाएगी और फिर इनके पास इसका कोई जवाब जो है वो नहीं होगा। तो ये सब चीजें जो हैं ये हम पिछले 1 साल से इसके बारे में डिस्कशन कर भी रहे हैं और आगे भी होती रहेगी, लेकिन ये दबाव बनाना बहुत जरूरी है सरकार के ऊपर और लोगों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि ये जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं एक्चुअल ये नहीं है, मंशा कुछ और है। मंशा ये है कि केंद्र के मुद्दों को राष्ट्र पे पूरे को हावी करके राज्यों के मुद्दों को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए और सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन, वन इलेक्शन वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन लैंग्वेज, वो सारा कुछ करने की फिराक में है, जो कि मुझे लगता है हो नहीं पाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जाना चलेंगे आम आदमी पार्टी से संबद्ध अपने शिंदे साहब। शिंदे साहब, जिस तरीके से इस पूरे सेशन में और कल आम आदमी पार्टी पर हमला बोला गया है और कल अभी आपने देखा कि 2 बिल वहां पेश किया गया है और दूसरे बिल का मकसद कहीं न कहीं से है कि दिल्ली का चुनाव टाल दिया जाए। अब अपना जैसे पिछले चुनाव में ही महाराष्ट्र और उसका चुनाव भी साथ ही होना था, लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव टाला गया। ये
झारखंड का चुनाव टाला गया। तो ये जब तक अपनी इनकी गुत्थी सेट नहीं हो जाती है, अब चूंकि चुनाव आयोग भी इनके बिल्कुल चंगुल में है, इनके पिंजरे में कैद है, तो जब तक इनकी गुत्थी सेट नहीं हो जाती तब तक ये वहां चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। ऐसी हालत में इनका जो सबसे बड़ा टारगेट इस समय दिखाई पड़ रहा है, अभी हमारे साथियों ने जिक्र किया कि लद्दाख और दिल्ली इनकी नाक का बाल बना हुआ है। ये इसको किसी भी तरीके से जीतना चाहेंगे, चाहे महाराष्ट्र की तरह इनको कुछ भी करना पड़े। तो आप इस संदर्भ में इस पूरी प्रक्रिया को आप किस तरीके से देखते हैं? और संजय सिंह का कल आक्रामक रूप और बार बार एक कहना है कि उनकी कोई भी बात नहीं जाने पाएगी संसदीय सदन, माने अगर अगर प्रतिपक्ष के नेता को अपना गाली गलौज किया जाए, उसके प्रति अपशब्द डाला जाए तो वो तो जाएगा संसद कार्रवाई में, लेकिन अगर कोई मोदी को कहता है तो वो नहीं जाए। और यह जो इनको यह है कि पूरे देश के पैमाने पर चूंकि एक नेता बहुत पॉपुलर है, मोदी का नाम बहुत पॉपुलर है, किसी दूसरे नेता के नाम पर शायद अपना सहमति नहीं बन पाएगी, तो क्या वह भी टारगेट करके ये लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं? शिंदे साहब, आपकी टिप्पणी अनम्यूट कर लीजिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे आपने। उसमें उसके पहले मैं कुछ 2 चीजें ऐड करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में पिछले करीब 2, ढाई, 3, 4 साल से ऐसे बहुत सारे स्थानिक स्वराज्य संस्थाएं हैं जिसको हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कह सकते हैं, जिनको हम जिला परिषद पंचायत समिति कहते हैं, वहां पे चुनाव हुए नहीं है। और जहां जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन महानगर पालिका में चुनाव नहीं हुआ है या जिला परिषद में चुनाव नहीं हुआ है, तो उसके पूरे निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से समझो सब जगह पे एक ये षड्यंत्र है, और ये देश विरोधी षड्यंत्र है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ इस विषय का एक अभ्यासक के नाते, क्योंकि समझिए देश के सभी 36 राज्यों में और केंद्र सरकार की पार्लियामेंट्री इलेक्शन अगर हो गई और बीच में कोई राज्य की सरकार अगर गिर गई कोई भी कारण से, या वहां पे री इलेक्शन लेने की अगर नौबत आ गई, जैसी आ गई आपने देखा है पिछले 5 साल में 10 साल में, तो उन राज्यों में ये लोग चुनाव नहीं लेंगे, वहां पे राष्ट्रपति शासन कंटिन्यू करेंगे और उन राज्यों में केंद्र सरकार के कब्जे में पूरा आ जाएगा। आपको पता है कि महाराष्ट्र के उदाहरण से ये बोल रहा हूं मैं, मुंबई महानगर पालिका, हमारा बजट करीब 50,000 करोड़ का है। कई राज्यों का इतना बजट है, छोटे छोटे राज्यों का। पिछले 2 साल से, अभी 2.5 पौने 3 साल से यहाँ पे कोई शासन है नहीं, तो मुंबई महानगर पालिका जो है वो पूरा मुख्यमंत्री कार्यालय से ऑपरेट होता है। देवेंद्र फडणवीस जो है वो खुद वहां पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे अगर किधर कचरा जमा हो, गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं, महानगर पालिका का काम है। लेकिन पहले क्या होता था, नगर सेवक जो चुने हुए लोग हुआ करते थे, उनके पास हम जाते थे, फिर वो पूरा काम करते थे। अभी अगर मेरे घर के सामने, मेरे झुग्गी के सामने अगर कचरा जमा होगा तो मुझे 1 दिन की छुट्टी लेके मुझे महानगर पालिका में जाना पड़ता है। तो ये जो पीपल्स पार्टिसिपेशन वाली जो सोच है, जो 73rd 74th अमेंडमेंट में शहर में मोहल्ला सभा और ग्राम सभा को जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया है, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल रूल जो है, सोच है, उसी को डिस्ट्रॉय करना पहली चीज। दूसरी चीज, संसद का अभी अधिवेशन चल रहा है, मोदी जी वहां बैठ क्यों नहीं रहे हैं? इसके पहले भी जितने अधिवेशन हुए, मोदी जी क्यों नहीं बैठते कंसिस्टेंटली? तो मोदी जी को ये जो लोकशाही है उसी पे विश्वास ही नहीं है उनका। मजाक बना के रखा है उन्होंने ये सब चीजों का। यहां पे सीरियस चर्चा हो रही है संसद में और मोदी जी घूमने फिरने जा रहे हैं किधर, बोट के अंदर, नाव के अंदर तैरते हुए हमें दिख रहे हैं। तो अभी चुनाव के लिए, प्रचार के लिए भी बार बार मोदी जी को जाना पड़ता है। तो उन्होंने क्या सोचा, क्योंकि वो तो अभी बहुत बड़े सुल्तान बन गए हिंदुस्तान के, कि बार बार क्यों जाना है 6 महीने में, साल में चुनाव के प्रचार के लिए? उससे अच्छा 5 साल में अगर एक बार ही जाऊं मैं पूरे हिंदुस्तान में प्रचार करके, सत्ता लाऊं, ईवीएम की गड़बड़ी करके, तो बचे हुए जो 4.25 साल है, मैं दुनिया भटक सकता हूं, मैं देश भटक सकता हूं, मैं पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। और सबसे गंभीर बात यह है, चाइना में जो है, चाइना का जो शासक है, अध्यक्ष है, उसने क्या किया है आपको पता है? उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट में, जब तक वो जिंदा है तब तक वो चाइना के शासक रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे। मोदी जी को देश के
सत्ता से हटना नहीं है, इसके लिए ये व्यवस्था बनाने की सोची साजिश है। और एक मुद्दा कहना चाहता हूं, आप मुझे एक बात बताइए, समझो 2020 में जब अमेरिका में चुनाव हुआ और डोनाल्ड ट्रंप हार गए, तभी डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक थे उन्होंने व्हाइट हाउस के ऊपर हमला कर दिया। मतलब डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थक सत्ता छोड़ने के सोच में थे नहीं। आपको लगता है कि अगर मोदी जी सत्ता से, अगर उनको डेमोक्रेटिक वे से चुनावी गतिविधियों से उनको अगर हराएंगे, तो कार्यकर्ताओं में, एक्टिविस्ट में, इंटेलिजेंट लोगों में, विचार सोचने वाले लोगों के मन में विचार आता है कि मोदी जी सत्ता छोड़ेंगे क्या? जी, अगर मोदी जी सत्ता नहीं छोड़ेंगे, और उनको तो वही चाहिए, तो इसीलिए जी सर, लद्दाख हो या दिल्ली हो, आम आदमी पार्टी तो उनकी गले की हड्डी बन गई है। मुझे बताइए, देश के 75 साल के इतिहास में कौन सा प्रधानमंत्री है जिनको विपक्ष के सांसद ने बोला है कि प्रधानमंत्री, संसद में बोला है कि प्रधानमंत्री चोर है? इतनी बड़ी बेइज्जती हिंदुस्तान के 75 साल के इतिहास में नहीं हुई थी। और यही, ये करारा जवाब जी देने का संजय। जो काम है वो आम आदमी पार्टी करती है। लद्दाख में भी जो आंदोलन हो रहा है लोगों के अधिकारों को बर्बाद करके, और दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये छोटी छोटी जी, जो राज्य है वहां की पार्टियां बहुत तकलीफ दे रही है। और इसीलिए जो दूसरे बिल की जो बात कर रही है, उनको ये सभी प्रॉब्लम जो है डेमोक्रेटिक वे से जो तैयार होते हैं, उनको निपटने का एक वन सेंस फॉर ऑल, उनको ये सब प्रॉब्लम निपटने हैं। और इसीलिए ये पूरा षड्यंत्र है, वन नेशन वन इलेक्शन, ये संजय जी। देश षड्यंत्र है, और इसको हम कोई भी हद तक लाने को नहीं देंगे। और इसीलिए बौखलाई गई हुए सरकार को हमें आगे जाके भी उनको ये सबक सिखानी पड़ेगी। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रस्ते की लड़ाई हो, संसद की लड़ाई हो, चुनाव की लड़ाई हो, अलग अलग लड़ाई जी हो, संजय। इनके खिलाफ हमें स्पष्टता से बोलना पड़ेगा, ये मुझे कहना है। जी संजय, हम चले गए अपने शशांक जी के पास। अच्छा शशांक जी, क्षेत्रीय दल इसके लिए कितना तैयार होंगे? क्या अब, वो संकट इनके ऊपर आएगा? क्षेत्रीय दलों का समर्थन नहीं मिलेगा इनको इस पर? सवाल ही नहीं उठता है। क्षेत्रीय दल का तो हम लोग का तो ऑफिशियल स्टैंड आ गया कि इसकी गांव गांव हम पंचायत करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के कैंपेन के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्टेटमेंट बयान आ गया, और हम लोग तो कंटिन्यूस बोल ही रहे थे लगातार इसके विरोध में। हमें बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि हमारा मान